मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी कि आज हम देखेंगे फोर्थ क्लास जो आपको मिल रही है लाइब्रेरी की, यानी कि लाइब्रेरी साइंस की। तो आपने जो 3 क्लास देखी हैं और 3 क्लास जो मिली हैं यानी कि 1 2 3, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली है और बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मिली हैं। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। यानी कि इम्पॉर्टेंट क्या है लाइब्रेरी साइंस में, सीधे सीधे के इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ओल्ड पेपर। जितने आप ओल्ड पेपर और उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए वरदान साबित होगा। यानी कि ओल्ड पेपर को रट लीजिए, घोट के पी जाइए या कुछ भी कर लीजिए, ओल्ड पेपर में से ही पेपर बनेगा। चाहे वो KVS की तैयारी कर रहे हो, आप NVS की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, या फिर RSM SSS यानी कि राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए लाइब्रेरी साइंस में ओल्ड पेपर वरदान का स्वरूप है। क्योंकि वरदान का स्वरूप इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में अगर कोई नई इन्वेंशन होगी या नया पार्ट जुड़ेगा लाइब्रेरी साइंस में, तभी वो चीज़ ऐड होगी। नहीं तो लाइब्रेरी साइंस हिस्ट्री की तरह है, यानी कि अकबर का बेटा जो होगा वो अकबर का बेटा ही रहेगा। यानी कि अकबर ने जो काम किए, बीरबल ने जो काम किए, यानी कि इस तरह से हिस्ट्री और पॉलिटिकल में जैसे कोई चेंज नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक 370 हटा नहीं था तब तक वो ऐसे ही था। भले ही 370 आज भी वैसा का वैसा ही है, यानी कि एक तरह से 370 नंबर है पर हट चुका है वो, पर उस चीज़ का महत्व है। इस तरह से लाइब्रेरी साइंस में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही रहेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न यानी कि कान वो इधर से घुमा के पूछे या इधर से घुमा के पूछे, क्वेश्चन ज़्यादातर एक जैसे ही रहते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज इसलिए करा जाता है कि ये ना कहते कि उस साल के क्वेश्चन पेपर में से सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज हम अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से मिस्र के राजा ने अपनी पुस्तकालय को आत्माओं के लिए चिकित्सा का एक स्थान कहाँ गया था? तो वो ये जैसे ये क्वेश्चन है, अटपटा सा क्वेश्चन है। तो अटपटा सा क्वेश्चन आपको देखने को कहाँ मिलेगा, यानी कि केवी के जो पेपर है इसमें एक बार ये क्वेश्चन आया था। यानी कि केवी का जो पेपर है वो शायद से 2018 वाला जो पेपर, क्योंकि 18 के बाद जो पेपर हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई वैकेंसी निकली ही नहीं। यानी कि 18 या 15 का आसपास का ये पेपर है और उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, 18 में हो या 15 में हो, केवी का पेपर है। तो इसका आंसर होगा ओमेसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खुले प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो थी ब्रिटिश म्यूजिशियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार, जब अगर ओपन एंट्री, यानी कि ओपन एंट्री जो प्रणाली है वो कहाँ शुरू की थी, ये पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है, देखिए पहले इंपॉर्टेंट लगा, अगर आप नोट्स के यानी लिख भी रहे हो तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ISBN, देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और ISSN नंबर, इससे पहले की क्लास में बताया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि एक जो स्टैंडर्ड ISBN है वो कितने अंकों का होता है और जो ISSN नंबर है वो कितने अंकों का होता है। चलिए ये क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में 13 अंकों के ISBN नंबर के कितने भाग होते हैं? यानी कि आपको पता ही है कि ISBN कितने का होता है, 13 का। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ISSN नंबर जो होता है वो कितने अंकों का होता है। और ये क्वेश्चन लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंट है, चाहे आप छोटी लाइब्रेरी के टीचर बन रहे हो, चाहे बड़ी लाइब्रेरी के टीचर बन रहे हो, चाहे किसी भी लाइब्रेरी के टीचर बन। ISBN नंबर, देखिए ISBN नंबर अगर आपको इंडिया में लेना है तो इंडिया में लेना आसान भी है। उसमें क्या होता है, ISBN की साइट पे जाइए और आप उसमें अपनी, अगर आपकी खुद की किताब है उसको पब्लिश कराना चाहते हैं या ISBN नंबर लेना चाहते हैं तो उसमें 2 रूल है। ई बुक का अलग होता है, ठीक है, ISBN ई बुक का अलग होता है और नॉर्मल बुक का ISBN दोनों का अलग अलग होगा। यानी कि ISBN ई बुक का अगर आपकी
मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की बुक आप लिखते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस की आपने बुक लिखी और वो पहली ई बुक है, तो ई बुक का ISBN नंबर अलग होगा और नॉर्मल बुक का जो प्रिंटेड बुक है उसका ISBN नंबर अलग अलग होगा, यानी कि दोनों का बुक का अलग नंबर होगा। ये चीज़ आपको पता चली। 13 अंकों का होगा और पार्ट कितने हो गए, उसके 5 पार्ट होते हैं, तो 5 पार्ट में डिवाइड होता है ISBN नंबर। अब आती है ISSN नंबर, यानी कि ISSN नंबर की कितने अंकों का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप जो भी तैयारी कर रहा हो वो मुझे ये बताइए ISSN नंबर के कितने अंकों का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप कोई एक चीज़ बता दी, वैसे एक हिंट दे देता हूँ, इससे कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेज की पहचान करने के लिए निर्देश की गई है, तो वो है सूचना एवं चयनात्मक प्रसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए किसी भी लाइब्रेरी में आपको, जब आप लाइब्रेरी के टीचर बन जाएंगे, यानी कि टीचर बन जाएंगे, तो आप जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरेक्शन होगा आपका, तो आप किस तौर पर करेंगे, यानी कि एज ए उसे सूचना डिलीवर करने वाला, यानी कि इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाले के तौर पे बनेंगे। इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाले के तौर पे क्यों बनेंगे, इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि बुक जो है स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए बुक है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाली चीज़ है। और आप जो हो टीचर हो लाइब्रेरी के, तो आप उस चीज़ को डिलीवर करने वाले हो, यानी कि उससे देने वाले हो, एक तरह से इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाले हो, जो है लाइब्रेरी टीचर होता है, यानी कि लाइब्रेरियन होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अनुसंधान करता है, तो अनुसंधान क्या करता क्या है, सूचना उपभोक्ता और निर्माणकर्ता दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निर्धारित पुस्तकालय भवन के स्थान पर, ये पहला ही नियम कहता है, तो पहले नियम में हमारे पुस्तकालय के भवन निर्माण से बात की गई, यानी कि लाइब्रेरी से बात की गई। एक चीज़ और मैं हर बार ये कह रहा हूँ, आपको 5 लॉज जो हैं लाइब्रेरी साइंस के वो पता होने चाहिए। 5 लॉज क्या है, लाइब्रेरी साइंस के जो 5 नियम हैं वो रट लीजिए। हर बार क्वेश्चन सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और वो भी इस तरह घुमा फिरा के, यानी कि पहले में भवन पूछ लेगा, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस में कोई भी अगर लाइब्रेरी का क्वेश्चन इससे मतलब इससे लाइब्रेरी साइंस से जो 5 लॉ हैं उससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपसे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो भी घुमा फिरा के पूछेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में जो 5 लॉज हैं वो रंगानाथन जी ने दिए हैं, यानी SR रंगानाथन। और एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो SR रंगानाथन जी थे वो किस विषय के टीचर थे, यानी कि लाइब्रेरी के किस टीचर, मतलब किस विषय के टीचर थे। और उनसे का एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके जो प्रोफेसर थे, यानी कि उनके जो प्रोफेसर थे उनका नाम क्या था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसके अधीन सृजित कृति के समृद्ध का दावा करने का लेखक को अधिकार होता है, तो वो होता है बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। और एक क्वेश्चन मैंने जब हम क्लास कर रहे थे तो वो था कॉपीराइट वाला, यानी कि सेकंड या थर्ड क्लास में आपने देखा हो कॉपीराइट वाला जो क्वेश्चन था आपको टीचर, यानी कि और नॉर्मल टीचर की तुलना में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आप है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन में 1000 किताब से लाख किताब तक होती हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको कॉपीराइट का कानून पता होना चाहिए। और अगर आप अपनी किताब भी लिखते हैं तो कॉपीराइट का कानून पता होना चाहिए, कॉपीराइट का कानून क्या कहता है। कॉपीराइट का कानून में अगर आप किसी चीज़, यानी किसी व्यक्ति का या किसी भी की भी बुक का कोई कॉन्टेक्ट उठाते हैं, यानी कि एक जैसे सबसे ज़्यादा होता है फिक्शन बुक, यानी कि नॉवेल्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें से अगर आप कोई भी प्रसंग उठाते हैं तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आता है।
और अगर आप किसी जैसे कि XYZ ने एक उपन्यास लिखा, यानी उपन्यास लिखा और उससे आपने परमिशन लेके अपनी किताब में उस चीज़ को, यानी कि अपनी बुक में उसे सूचना के तौर पर दिखाया या सूचना के तौर पर बताया विद परमिशन, तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने उसकी परमिशन नहीं ली और आपको कॉपीराइट का एक लीगल नोटिस भेज दे तो उसमें दिक्कत होती है। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपको पता ही है 60 साल वाली बात जो हमने कल या परसों की क्लास में पढ़ी थी, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रूल क्या कहता है, कॉपीराइट रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसके द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित होता है? तो वो होता है निस्केयर, यानी कि निस्केयर, NIS केयर। ये अलग अलग पढ़िए क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, जैसे NISCAIR, अगर ऐसे पढ़ेंगे NISCAIR, इस तरह पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ये नहीं कि निस केयर है, निस डॉग है, ये सब चीज़ें फालतू की बात है, बल्कि इस चीज़ का आपको मतलब भी पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है निस केयर की, वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, निस केयर की फुल फॉर्म क्या है ये पता होनी चाहिए, सब चीज़ों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। DRTC की फुल फॉर्म मुझे, NBT की फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट की फुल फॉर्म, NBT की नेशनल बुक ट्रस्ट है, NIS की, ये सारी चीज़ें आपकी फुल फॉर्म रट लीजिए। जितने, मैं खुद कह रहा हूँ, जितने भी ओल्ड पेपर हैं, यानी कि ओल्ड पेपर हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो सारे के सारे जितने भी आए, KV का हो, NVS का हो, DSSS का हो, राजस्थान वाले का हो, क्योंकि राजस्थान में अभी सबसे अभी निकली है वैकेंसी है जिसमें बच्चों ने पेपर दिया। राजस्थान वाला भी पेपर आप करके जाएं, क्योंकि राजस्थान वाले से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मुझे राजस्थान वाला पेपर मिल गया लाइब्रेरी का, तो वो भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजस्थान या कहीं का भी पेपर हो, लाइब्रेरी साइंस का पेपर उठा लीजिए। और उससे अच्छा आप कोई भी ओल्ड जिसमें पेपर हो उनकी किताब लीजिए, और ऐसे नहीं कि जिसमें 4-5 पन्ने हो। जैसे इसरो वाला है, नेट का पेपर है, KV का पेपर है, DSSB का पेपर, राजस्थान का पेपर है, जिसमें सारे पेपर हो उसकी किताब लीजिए। ठीक है, चलिए जो भी अच्छी किताब लगे आपको वो लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस पब्लिशर की लीजिए, पर लीजिए ओल्ड पेपर ही, ओल्ड पेपर के अलावा और कुछ मत लीजिए, ओल्ड पेपर को रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किसके विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? तो ये था सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय का जो इम्पोर्टेंस थी वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी ने पढ़ी, यानी कि RRLF, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी। आपसे ये क्वेश्चन कल आपको बताया था, इसका वर्ष क्या है ये पता होना चाहिए, और ये कहाँ पर है, यानी कि प्लेस कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसके द्वारा प्रकाशन के सर्वाधिक उपलब्धता शुरू की गई, यानी सार्वभौमिक उपलब्धता शुरू की गई, तो वो है IFLA, यानी कि IFLA, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ILA आपको पता ही है कहाँ है, दिल्ली, और ILA की स्थापना कब हुई आपको ये पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पुस्तकालय के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी को मूल्यता किस रूप में जाना जाता है? तो यानी कि संसाधनों की हिस्सेदारी को मूल्यता किस रूप में जाना जाता है? तो पुस्तकालय सहकारिता के रूप में जाना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है, RRLF, यानी RRLF क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय का समर्थन करने के लिए सरकारी निकाय, यानी कि RRLF क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ये आपने सोचा हो RRLF है वो, यानी राजा राम मोहन राय, पर आपको RRLF भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए घबराए ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया था? तो वो आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी। ये देखिए 3 क्वेश्चन, ये जो KV का पेपर है इसमें 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। ये KV का पेपर से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो यानी KV के पेपर में भी राजा राम मोहन लाइब्रेरी के फाउंडेशन की बहुत अहमियत है। किसी भी देखिए
हम तैयारी कर रहे हैं KVS NVS, क्योंकि KVS का तो आपने पेपर देख ही रहे, NVS का हमारा पेपर होने वाला है, DSSS का भी पेपर हुआ था और वैकेंसी भी निकली हुई है DSSS की, यानी कि 19 तारीख लास्ट डेट है और आप जाकर भर सकते हैं उस फॉर्म को भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। DSSS का फिर से फॉर्म भरिए, अगर आप अच्छी तैयारी करें तो उसमें अच्छी जॉब है। KVS और NVS से अच्छा मान के चलता हूँ मैं DSSS में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं DSSS में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसके द्वारा भारत के लिए पुस्तकालय विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया, यानी कि मसौदा एक तरह से सीधे सीधे अगर इस तरह क्वेश्चन मिले और भारत से रिलेटेड मिले तो सीधे सीधे आंख बंद करके रंगानाथन लगा देना, क्योंकि रंगानाथन, SR रंगानाथन जो थे उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के पितामह माने जाते हैं, कहाँ के, भारत के। और मैं कई बार कहता हूँ रंगानाथन जी के बारे में आपको, उनका जन्म वर्ष, उनका कब उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में जुड़े, कब उन्होंने लाइब्रेरी साइंस का विकास किया भारत में, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब दिया उन्होंने, जो कॉलोन क्लासिफिकेशन है वो कब दी, कॉलोन क्लासिफिकेशन के सारे जितने भी एडिशन है उनके सारे आपको पता होने चाहिए। जो कॉलोन क्लासिफिकेशन है यानी CC जो जिसे हम कहते हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि अगर कॉलोन क्लासिफिकेशन नहीं होता तो इंडिया यानी रंगनाथन जी ने जब तक कॉलोन क्लासिफिकेशन दिया है उसी से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कॉलोन क्लासिफिकेशन मर्ज है बहुत सारी चीज़ों का। अब अगर आप लाइब्रेरी साइंस में हो, यानी कि आप लाइब्रेरी में कभी भी अच्छी तैयारी के तौर पर पढ़े हो या फिर एक अच्छी तैयारी के तौर पर आपने काम किया है, तो आपको पता होगा लाइब्रेरी में कॉलोन क्लासिफिकेशन का क्या महत्व है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रकाशन द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रति भेजी जाती है, यानी सीधे सीधे ये है 4 प्रति भेजी जाती है। और ये जो क्वेश्चन है यानी कि 4 कॉपीज ऑफ बुक, ठीक है, 4 कॉपीज ऑफ बुक ये कहाँ कहाँ भेजी जाती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यानी कि 4 जो जगह हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ भेजी जाती है, और ये वो जगह हैं जहाँ पर अगर आप अपनी किताब बनाते हैं, यानी कि 4 अपनी किताब बनाते हैं और 4 कंपलसरी, पहला दूसरा और तीसरी जगह आपको भेजना। और ये लाइब्रेरी कहाँ कहाँ है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आपका, और अगर नहीं भी बता रहे हो तो आप ज़रूर याद रखें कि 4 कॉपी जो किताबों की होती है एक पब्लिशर या फिर एक ऑथर को भेजनी होती है, तो वो कहाँ कहाँ भेजनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक पुस्तकालय की बुनियादी जानकारी की भूमिका क्या होती है, तो वो होती है पुस्तक सूचना एकत्र एवं प्रसारित करना, यानी कि भाई लाइब्रेरी साइंस है, देखिए लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में बुक है और बुक में क्या है, इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सूचना को एकत्र करना, लाइब्रेरी का काम ही है बुक को, इन्फॉर्मेशन को एकत्र करना, तो सूचना एकत्र करना है, प्रसारित करना, यानी कि प्रसारित करने वाली बात का ये बुनियादी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डील नेट क्या है, डील नेट आपको पता है दिल्ली नेटवर्क है, यानी कि डेल नेट, ऑप्शन नंबर पहला। मुख्यालय पूछे या कुछ ही पूछे तो डील नेट का मतलब है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सभी के लिए पुस्तकों की संस्करण विभिन्न है, तो वो है दूसरे कानून में, यानी कि 5 लॉज आपको जो बताए हैं उसमें से दूसरा कानून क्या कहता है, सभी के लिए पुस्तकों की संस्करण भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन से पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानून हकदार है, यानी कानूनी हकदार कौन सा है, वो है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका निष्पागर पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग के भेद के लिए बिना सेवा करता है, यानी कि भेदभाव, देखिए पुस्तकालय में आप भेदभाव
और लिंग या फिर जितने भेदभाव के कानून हैं, जैसे कोई यही सोचता है कि लड़कियां जाती हैं पुस्तकालय में यानी फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा कि इस कास्ट का है या इस कास्ट का है, ओबीसी का है, जनरल का है, एससी का, एसटी का, ये सब चीज़ें नहीं होती। पुस्तकालय का मतलब ही होता है कि वो सभी के लिए होती है। और वो कौन सी सेवा है, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अलमारियों तक ही खुली पहुंच को पूरा करने का कौन सा योगदान देता है, तो वो है तीसरा कानून, यानी कि एक तरह से एल्मीरा होगा यहाँ। एल्मीरा का जो इंग्लिश में आपको पता ही है एल्मीरा कहते हैं, तो इंग्लिश में चीज़ें आपको थोड़ी सी देखिए। अब मैं आपको ये कहूँ कि ये हिंदी में लिख दें तो आप समझ पाएंगे अलमीरा को हिंदी में क्या कहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अलमारी या अलमीरा को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पूछा है, अंग्रेजी या इस तरह का वर्ड नहीं पूछा, हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में ये पूछा है क्या कहते हैं अलमारी को, क्या कहते हैं। अलमीरा और अलमारी इंग्लिश में मान के चलिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अधिग्रहण संगठन को जानने की गतिविधि और ज्ञान के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है, तो वो अनुभूति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 है। पुस्तकालयों के उपयोग की जानकारी कैटलॉग कार्ड का मानक आधार क्या है, तो मानक आधार आपको पता ही है, यानी कि ये है। चलिए तो इसका आंसर आपको पता ही है, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में होता है, यानी सेंटीमीटर में। और अगर आपसे वैसे सेंटीमीटर में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सेंटीमीटर में मिलेगा, यानी कि 12.5 और 7.5। ठीक है, 12.5 और 7.5। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो होल होता है आपको पता ही है कहाँ होता है, तो उसका होल का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि वो प्रावधान नहीं है, यानी कि आंध्र प्रदेश की बात कही गई है, यानी कि आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अधिकृत रूप से आय और व्यय प्रवाह के व्यवस्थित रख रखाव को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लेखांकन, यानी कि लेखांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पूर्व निर्धारित अनुक्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो प्रसारण का, यानी प्रसरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बिग का अर्थ क्या है, तो बिंग का अर्थ क्या है, तो बिंग है प्रोग्रामिंग त्रुटि, यानी कि बिंग है, ये होगा बग होगा, यानी कि BUG होगा ये। तो इसमें देखिए बे और गया लिखा है, बस खाली बग। और जो ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी इस तरह से, बग है ये एक तरह से इंग्लिश में BUG बग, इस चीज़ का ध्यान रखना। बग और बी इस तरह की जो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करता है, ये हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा अटपटा करता है। प्रोग्रामिंग त्रुटि, यानी कि बग जो होता है, प्रोग्रामिंग त्रुटि की बात कर रहा है बग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ERNET, यानी कि ERNET किसकी बात कर रहा है, तो ये है एजुकेशन की बात है। ERNET आपसे पूछा जाता है, तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क की बात कर रहा है ERNET नेट। और एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इग्नू का जो नेटवर्क जो प्रोग्राम है उसका ई ज्ञान कोर्स वो पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। इग्नू का ई ज्ञान कोर्स नेटवर्क है। और मिसाइल जो सबसे पहला हमारा एजुकेशन प्रोग्राम था वो डिजिटली, यानी कि दूरदर्शन के द्वारा शुरू किया था, और वो कौन सा प्लेटफॉर्म था, तो ये भी पूछा जा सकता है।
MS ऑफिस क्या है? तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इन्फ्लुएनेट यानी कि INF, यानी कि 3 वर्ड में आपको बना जाएगा INF, ILIB और NET। इनका तीनों का इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, तो आपको पता होना चाहिए शैक्षिक पुस्तकालय के लिए है। इसलिए मैं कहता हूँ अलग अलग पढ़िए इसे। लाइब्रेरी साइंस में जो बहुत बड़ी बड़ी फुल फॉर्म है, तो INF, LIB और ENET, यानी इफ इन्फ्लुएनेट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से बहु उपयोगकर्ता प्रणाली है? तो बहु उपयोग प्रणाली आपको बताइए लैन व्यवस्था है। लैन आपको पता ही है, नेटवर्क में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि नेटवर्क में ये पूछा जा सकता है कि LAN की फुल फॉर्म क्या है, MAN की फुल फॉर्म क्या है और WAN की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, देखिए दोबारा लिख देते हैं हम, LAN, MAN और WAN। लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टी एरिया नेटवर्क और वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ये तीनों पूछे जाते हैं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मल्टी एरिया नेटवर्क, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कितनी रेंज इनकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सर्वप्रथम किसके द्वारा दशमलव अनुपूर्ण अंक का प्रयोग किया गया था? तो था मैकेवल टीवी। सीधे सीधे इनका MDV लिखा मिलेगा आपको, MDV। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैकेवल डीवी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मॉड्यूलेशन का सिद्धांत किसके अधीन आता है? तो वो आता है श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उन लोगों के बीच बिना किसी विशेष व्यवस्था के संस्थाओं का एकत्रीकरण कहलाता है? तो वो है झुंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोलोन वर्गीकरण में जे किस रूप में जाना जाता है? तो वो है कृषि। देखिए अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आ रहा है कोलोन वर्गीकरण, यानी CC में पूछा है JL। और पूछे कौन कौन से जाते हैं आपसे? लाइब्रेरी साइंस का तो सबको पता होता है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में जब पढ़ी रहेगा तो आपको पता ही होगा। इसमें पूछा जाएगा जैसे यहाँ पे अगर KVS में लेके चले या NVS में लेके चलें या DSSS में लेके चलें, इन तीनों में जो स्तर आते हैं वो आपके होते हैं 12वीं तक के, यानी कि सीधे सीधे 12th क्लास तक के स्तर हैं, ठीक है। और 12th क्लास तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, इस तरह के पूछे जाते हैं। लिटरेचर का पूछा जा सकता है, हिंदी का पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा, साहित्य का पूछा जा सकता है, जैसे औषधि का है ये पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले तो आपको ये भी मिल सकता है कि इधर पूछ लिया और इधर आपको बताना है, या फिर आपको इधर पूछ लिया कृषि का क्या है, तो ये भी उल्टा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती, वो कहलाती है कृत्रिमन वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वर्गीकृत की किस योजना में एक प्रावधान है कि संकेतन में अंतर रोल छोड़कर और लघु और बड़े विषय दोनों व्यवस्थित करने होते हैं? तो वो है डेवी डेसिमल वर्गीकरण, यानी कि DDC की बात कर रहा है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखिए अब डेवी डेसिमल वर्गीकरण या है DDCC, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। कांग्रेस वर्गीकरण पुस्तकालय, ये भी पता होना चाहिए।
इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी साइंस हिंदी में पढ़ रहे हैं तो मैं खुद कहूँगा आप हिंदी में पढ़िए, पर इंग्लिश के वर्डों के साथ पढ़िए, यानी कि इंग्लिश के साथ इन्वॉल्व होकर पढ़िए। क्योंकि लाइब्रेरी में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो लाइब्रेरी, फिर आता है कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ोगे ना तो सीधे सीधे ये मान के चलिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक काम जिसे खुद के द्वारा एक विषय के रूप में माना जाता है तो वो क्या होता है, तो वो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, कवासी। ये है आधा के वासी विषय, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है। माइक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, और वर्गीकरण जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ वर्गीकरण। यानी कि वर्गीकरण आपको हर जगह मिलेगा, और वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए वर्गीकरण क्या है या फिर किस तरह से करा जाता है। और चलिए आगे चलते हैं। जयपुर राजस्थान के जलवायु के बारे में जानकारी के लिए संदर्भ में स्रोत क्या है, तो वो है गैजेट, यानी कि गैजेटियर। एक तरह से देखिए, ये है स्टेट की बात, यानी कि स्टेट की बात कर रहा है, और वो भी कहाँ की बात कर रहा है, राजस्थान की बात कर रहा है। तो राजस्थान की जो इन्फॉर्मेशन यानी जलवायु की इन्फॉर्मेशन है वो आपको ग्लोब में नहीं मिलेगी, कंपास से नहीं मिलेगी, मैप में नहीं मिलेगी, तो वो आपको स्टेट के गैजेट में मिलेगी, यानी कि गैजेट से मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहुँच गए 41 पर। निम्न में से कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा नहीं है, तो वो है ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड जो कोड है वो उसके बारे में बात कर रहा है। और इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए, ASCII। तो इसकी फुल फॉर्म क्या, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, CHINGE चेंज। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए, कई बार लाइब्रेरी के पेपर में पूछी गई, DSSB तक में पेपर में पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए। और ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट की फुल फॉर्म पूछी गई, बेस की पूछी गई, इसकी पूछी गई। ये फुल फॉर्म मैं जितनी भी कह रहा हूँ सारी फुल फॉर्म आप रट लीजिए, या फिर आपको एक जगह लिख के रख लीजिए, फुल फॉर्म तो लिख के रख लीजिए सारी। अगर आप देखें, यानी ओल्ड किताब आपने खरीद ली होगी, मैं तो कह रहा हूँ ओल्ड किताब खरीद लो कोई सी भी, और उसमें से जितनी फुल फॉर्म है एक दिन में बैठ के सारी लिख दो। चलिए, और नहीं भी मिलती है, जैसे अब ये आ रही है, तो फुल फॉर्म इंटरनेट से ढूंढ कर निकाल के लिख दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 कह रहा है, अनुरेखण अनुभव की पहचान करने में कौन सहायता करता है, तो वो होता है जोड़ी की गई प्रविष्टियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किस रूप में कैटलॉग संदर्भ है, तो वो है साधन, यानी कि साधन के रूप में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किसके द्वारा भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम प्रावधान, यानी कि सिस्टम प्रणाली या सिस्टम शुरू किया गया, तो वो है इन्फ्लानेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। किसके द्वारा यह कथन दिया गया है कि सूचना उत्पादन और प्रक्रिया दोनों है, तो वो है जे मार्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे मार्टिन। चलिए मार्क 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क 21
का ये आपको बताना चाहिए। मार्क 21 में विषय पूछे मतलब विषय कितने हैं, विषय पूछे गए क्षेत्र कौन से है, तो वो है 6। रट लीजिए 6 तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म बताते हैं। देखिए, जितनी मुझे याद है मैं खुद बता रहा हूँ, और जो नहीं याद है मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी खुद एक बार याद करिए। मशीन, MA यानी कि MA बड़े हैं इसमें, सीन रीडेबल कैटलॉग यानी कि कैटलॉगिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप इस जैसे बड़े हैं जैसे MA मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और 6 डिजिट का है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन में शामिल है, तो वो है सभी है, सृजित करना, भंडारण और सारण, समीक्षा, सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसके द्वारा डाटाबेस की स्थिति शब्दकोश नियंत्रण होता है, तो वो होता है मानक के द्वारा, यानी कि मानक फाइलें और प्राधिकरण फाइलें के द्वारा। अगर एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ आज, वैसे ये टिप्स आपके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में काम भी नहीं करती है। देखिए, अगर आपको मानक फाइलें और प्रबंध फाइलें दोनों यहाँ दिखाई दें, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है A और B दोनों आता है, यानी कि C में लिखा जाएगा A और B दोनों, B दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही आंसर होगा, 101% आंसर यही मिलेगा लाइब्रेरी साइंस में। जैसे ये क्वेश्चन है, तो A और B दोनों वाला क्वेश्चन है, यानी कि B और C दोनों है, तो B और C दोनों आंसर मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। CCF ग्रंथ सूची दस्तावेज किसके संदर्भ में है, तो वो है डाटा संग्रह और दस्तावेजों के स्वरूपण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ मैं, और इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए देखिए, मैं आपको शुरू से ही कह रहा था ये शोध गंगा के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, तो शोध गंगा के ऊपर क्वेश्चन मिला ही मिला है। तो शोध गंगा किसका भंडारण है, तो वो आपको पता है ई थेसिस का भंडारण है, यानी कि ई थेसिस का भंडारण है। अगर आप गूगल पर शोध गंगा टाइप करेंगे, तो शोध गंगा की जो वेबसाइट है उसमें आपको ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी की जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, मैथ से हो, ऑल सब्जेक्ट, यानी ऑल सब्जेक्ट की थेसिस आपको यहाँ पर मिलेगी। आप खुद भी देख सकते हैं। और वो किस लिए मिलती है, इसलिए मिलती है कि बच्चे को ये पता रहे कि किस क्षेत्र में कैसी कैसी रिसर्च हो चुकी है, यानी कि अगर साइंस में कोई अच्छी रिसर्च हुए तो वो देख सके। और रिसर्च का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए आप एमफिल, अब तो एमफिल बंद ही हो गई, पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी में अगर आप थेसिस लिखते हैं, वैसे तो एमली में भी थेसिस या डिसर्टेशन, थेसिस नहीं डिसर्टेशन लिखी जाती है, थेसिस का एक छोटा रूप होता है। यानी एमली में अगर आप डिसर्टेशन लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें डिसर्टेशन में, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ आपने एक तरह से रिसर्च किया। और रिसर्च के आपको पता ही है 5 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका जिसमें आप प्रस्तावना सारी चीज़ें बताते हैं, दूसरे में ग्रंथ सूची, तीसरे में उसके सारी चीज़ें बताते हैं, यानी कि टूल्स कौन से यूज़ करें, हमारी जनसंख्या कौन सी है, न्यायदास कौन सा है, ये सब चीज़ें उसमें होती है। चौथे चैप्टर में आपके परिकल्पना और परिकल्पना को शोध करते हैं, और पाँचवें चैप्टर में रिजल्ट या फाइंडिंग उसकी, ये सब चीज़ें, भावी सुझाव, ये सब चीज़ें बताई जाती है। यानी कि एक थीसिस में ये 5 ही चैप्टर होते हैं। कोई भी थीसिस ले लीजिए 5 चैप्टरों में डिफाइन होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइब्रेरी साइंस में हमारे पास। अब आप लाइब्रेरी यानी कि केवीएस के या एनवीएस के या DSSB के टीचर बन गए, तब तो आपका थीसिस से कोई पाला नहीं पड़ेगा। और अगर आप बड़ी उसमें पहुंच जाते हैं, यानी कॉलेज लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, तो आपको थीसिस इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखना पड़ेगा। और थीसिस में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। एज ए लाइब्रेरियन या फिर एज ए आप इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए भी चीज़ों को पढ़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि थीसिस में 5 पार्ट है। भाई कोई भी, अगर आप बिलीव हो
यानी कि बी लीव कर लिया आपने। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बी लीव तक सीमित रहिए, आप एम लीव भी करिए, एम लीव में बहुत स्कोप है। और एम लीव करने के बाद पीएचडी भी करिए लाइब्रेरी साइंस में, अगर आप लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हैं। जैसे मेरा बी लीव है, मैंने आगे कहना बहुत सारी चीज़ें करी, फिर उसके बाद इधर मैं बीएड एमएड की तरफ भी बढ़ा हूँ, साइकोलॉजर में भी बढ़ा हूँ, गाइड एंड काउंसलिंग में बढ़ा, कंप्यूटर लेवल में बढ़ा। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है एक आज के टाइम पे, छोटी चीज़ नहीं है कोई भी। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब जानेंगे, बहुत सारे ये सब चीज़ें कह देते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ो या फिर कुछ भी पढ़ो, पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। और अगर जो भी लाइब्रेरी साइंस कर रहा है, लाइब्रेरी साइंस का मतलब ही है आपको किताबों से लगाव है। अगर आप किताबों से लगाव नहीं रखते तो लाइब्रेरी में जाने का या लाइब्रेरी में साइंस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। एक नौकरी मिलेगी बस, वो इम्पोर्टेंट मान के चलिए। और नौकरी में भी क्या इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरी साइंस की जो जॉब है वो साल में 100 निकलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये नहीं कि लाखों लाखों वैकेंसी आ गई, 10,000 वैकेंसी आ गई, 20,000। तो लाइब्रेरी साइंस की जब तक आपको बुक से लगाव नहीं होगा, यानी कि बुक लवर नहीं होगे, तो तब तक आप लाइब्रेरी साइंस में कोई भी इनोवेटिव या फिर एक तरह से जॉब भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो जो आपको मिली है, वो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ज्ञान आपका विकास हुआ, उस चीज़ को विकास करिए। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें सिखाई जा रही। फिर आपको मैं एक दिन आपको लाइब्रेरी साइंस के जो 5 लॉज हैं वो बता दूंगा। सी के जो जितने भी जो जे से क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, जे से क्या है, एल से क्या है, एच से क्या है, वो पूछा दूंगा। डी से संबंधित बता दूंगा सारे के सारे नंबर्स। ये सारे इम्पोर्टेंट हमारे लाइब्रेरी के पेपर में आएंगे, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। केवीएस और एनवीएस में तो खासकर मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि एनवीएस का हमारा पेपर जल्दी आ रहा है, और एनवीएस के बाद ही अगले मान के चलिए उसके 2-4 महीने बाद ही हमारा DSSB का पेपर आ रहा है। तो DSSB और एनवीएस की इस तरह तैयारी करनी है जिससे हमें एक जॉब मिल जाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।